देखो, पिछली बार हमने अपने कार्यकर्ताओं से पूछा कि वे चुनाव लड़े या नहीं लड़े। मैं अपने राजनीतिक तौर पे फैसले अपने कार्यकर्ताओं से पूछ के करता हूँ, परिवार से पूछ के करता हूँ। अगर टिकट नहीं मिली तो मैं पार्टी ज्वाइन कर लूंगा। हमने ऐसा काम तो किया नहीं। हमने पहले कह दिया था नहीं लड़ेंगे हम। तो अब की बार तो तैयारी है, 2024 तो लड़ेंगे। अब की बार चुनाव लड़ेंगे और हर में चुनाव लड़ेंगे। कभी किरण चौधरी ने कोशिश नहीं की, ना ही हमने वहां जाने की कोशिश की। अपनी एक आदत है, जिनके साथ रहते हैं स्टेट फॉरवर्ड उनके साथ रहते हैं। हम भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ रहे, एक तरफा ही साथ रहे। आस्था एक ही जगह रखी, एक ही जगह आस्था अपने रखने की आदत है। और जब आस्था बिगड़ती है तो बता के आते हैं भाई आस्था हमारी। राजनीतिक तौर पे मैंने शुरुआत गांव में जाना शुरू किया है। नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका खादी खाकी में। खादी खाकी वो प्रोग्राम है हमारा जिसमें नेता को, आईपीएस आईएएस को, ब्यूरोक्रेट्स को हम लेकर आते हैं। उसी क्रम में आज हमारे साथ कौन है? पूर्व मंत्री हैं, बावल से पूर्व विधायक रहे हैं, कांग्रेस के वो सिपह सालार रहे थे, अब भाजपा में। जी हाँ, जसवंत बावल हमारे साथ है। स्वागत है आपका। आपके चैनल के जो भी दर्शक हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के अपनी तरफ से प्रणाम करता हूं। और आपका जो चैनल है वो बड़ा आज के दिन अच्छा चल रहा है। बड़ा अच्छा लगा मुझे भी आपके चैनल में आके। जी, धन्यवाद जी। नेताजी, 2019 में कांग्रेस छोड़कर आप भाजपा में आए, और जबकि आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो 10 साल के मुख्यमंत्री रहे थे, उनके बिल्कुल करीबी थे। ड्राइंग रूम तक, बेडरूम तक जाने वाले अकेले आप नेता थे। तो बड़ा हैरानी वाला फैसला पूरी जनता के लिए, पूरे हरियाणा के लिए, खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए रहा होगा। हुआ क्या था, वजह क्या थी? देखिए, भूपेंद्र हुड्डा परिवार से मेरे पारिवारिक रिश्ते रहे, आज भी मैंने वो खराब नहीं किए हैं। और राजनीति में फैसले कई बार लोकल उसमें लेने पड़ते हैं, जनता के हित में। जनता के हित में लेने पड़ते हैं। उस समय ये फैसला था कि भाई हमारे वर्करों का, कि भाई हम यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जिता के भेजें। तो उस समय मुझे चुनाव तो मैं लड़ नहीं रहा था जी। फिर हमें चुनाव के बीच में ही फैसला करना पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी के फेवर में, और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके अगर हम चुपचाप करते तो फिर वो कहते भी अंधेरे में तीर चला रहे हैं। तो इसलिए फिर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके और भारतीय जनता पार्टी के लिए मदद में हम आए। दीपेंद्र हुड्डा के आप करीब थे, भूपेंद्र हुड्डा के करीब थे, तो उन्होंने रोका तो होगा, आपको कोशिश बड़ी की होगी रोकने की। देखो, कुछ बातें पर्दे में रहे तो ठीक रहती हैं। मैंने पहले कहा कि दीपेंद्र जी बहुत अच्छे आदमी हैं जी। मेरे उनसे बड़ी अच्छी पारिवारिक रही, और आज तक भी मैं उनके खिलाफ कभी नहीं बोलता जी, और वो भी मेरे खिलाफ नहीं बोलते। आज भी आस्था है या भाजपा के रंग में, भगवा रंग में रंग चुके? देखो, आज के दिन तो मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। हाँ, सामाजिक तौर पे हुड्डा परिवार के प्रति राम राम हम बिगाड़ना नहीं चाहते। मिलना जुलना होता रहता है कभी व्यक्तिगत तौर पर? नहीं, मेरे छोड़ने के बाद तो मेरी मुलाकात उनसे नहीं हो पाई है। और आज मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही अपने चुनाव की तैयारी बावल से ही कर रहा हूँ। बावल से कर रहा है। अभी आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 2019 में सभी दर्शकों को अच्छे से याद होगा कि अक्सर नेता इलेक्शन के वक्त जब पार्टी बदलते हैं तो उनका एजेंडा होता है कि मुझे यहां से टिकट नहीं मिल रही तो दूसरी पार्टी में मैं चला जाऊं और जाते ही चुनाव लड़ूं। लेकिन जसवंत सिंह एक ऐसे नेता थे जो कहते हैं कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना, पार्टी बदल ली है, चुनाव नहीं लड़ना। ये वजह क्या थी, क्यों नहीं लड़ना चाह रहे थे? देखो, पिछली बार हमने अपने कार्यकर्ताओं से पूछा कि वे चुनाव लड़े या नहीं लड़े। मैं अपने राजनीतिक तौर पे फैसले अपने कार्यकर्ताओं से पूछ के करता हूँ, परिवार से पूछ के करता हूँ। जी। पिछली बार हालांकि अहिरवाल में कांग्रेस का माहौल ठीक ठाक था जी, बावल की भी सीट साट ठीक थी, पर हमारे कार्यकर्ता और परिवार ने फैसला किया कि आप चुनाव रहने दो। तो मैंने वो चुनाव पहले ही कह दिया था, 6 महीने पहले ही हुड्डा परिवार को, प्रेस को मीटिंग करके कह दिया था भाई ये चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, जो कार्यकर्ता भाई जिसके साथ जाना चाहे वो चला जाए। जी। तो मैंने पहले कह दिया था, और तो इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को कोई गम नहीं है। आज हमने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया मैंने, तो वो बाइज्जत फिर बेचारे आगे, भाई ये कम से कम झूठ तो नहीं बोलता, अगर टिकट नहीं मिली तो मैं पार्टी ज्वाइन कर लूंगा। हमने ऐसा काम तो किया नहीं। हमने पहले कह दिया नहीं लड़ेंगे हम। तो अब की बार तो तैयारी है, 2024 तो लड़ेंगे। अब की बार चुनाव लड़ेंगे और हर में चुनाव लड़ेंगे।
क्या लगता है, तैयारी है। क्या लगता है, भाजपा टिकट देगी या फिर देखो इस बार भी वेटिंग रूम में बैठाएगी? ना ना, आस पे ही तो सारी चीजें हैं। फिर पार्टी भी एक सर्वे करवाती है, जिताओ कैंडिडेट सभी को चाहिए, जिताओ टिकाऊ कैंडिडेट सभी को चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी की सीट हम कोशिश करेंगे कि हम निकाल के उनको दें। बंसीलाल ने आपको पहला चुनाव लड़वाया था, जी जी। तो उनके साथ किस तरह के संबंध थे, कैसे उनके साथ जुड़ना हुआ? क्योंकि कांग्रेसी परिवार से आप आते हैं, आपके जो पिताजी थे, बाबूजी हैं, वो भी कांग्रेसी रहे थे, कांग्रेस के विधायक भी रहे थे, तो बंसीलाल के साथ जाना कैसे हुआ? देखो, मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, एलएलबी का स्टूडेंट था, तो उस समय मुझे बुला के, उस समय पार्टी हरियाणा विकास मंच बनी थी जी। और मुझे बुला के कहा कि भाई या तो अपनी माँ को चुनाव लड़वाओ या फिर तुम खुद भाई चुनाव लड़ो, क्योंकि मेरे सारे भाई अपने नौकरी पेशे, काम धंधे, बिजनेस में थे। मेरी माँ चुनाव लड़ना चाहती थी, तो फिर ये फैसला हुआ कि भाई चुनाव आप लड़ लो। जी। तो उस समय चुनाव लड़े 91 का। जी। तो उस समय 91 का चुनाव लड़ा, फिर 96 में मैं एमएलए बन गया। जी। मेरे चौधरी बंसीलाल जी से डायरेक्ट कभी संबंध खराब नहीं हुए। उनके साथ जो मंडली थी जी, तो उनसे विचार नहीं मिले। मैंने उनको बार बार खूब कहते रहे जी थोड़ा दिक्कत है मुझे, पर वो चौधरी बंसीलाल जी पता नहीं क्यों उस समय हमारी बातों पे ध्यान नहीं दे पाए और फ्रैक्शन जो थे वो छोटे फ्रैक्शन धीरे धीरे बड़े होते चले गए। बड़े होते चले। यानी कि बंसीलाल से कभी आपका कोई मनमुटाव नहीं रहा, लेकिन जो निचली लोबी थी, जो उनके चेले चपाटे थे, उनसे आपकी नहीं निभ मेरा पाई। चौधरी बंसीलाल जी से कभी नहीं रहा। चौधरी बंसीलाल जी मुझे अपने बेटे की तरह मानते थे, पर जब जब सरकार हम बिल्कुल तोड़ने की आखिरी स्टेज पे थे जी, उस समय चौधरी बंसीलाल जी ने मुझे रात को बुला के पूछा कि वे दिक्कत क्या है। फिर मैंने कहा जी आपने 3.5 साल से पूछने की कोशिश भी नहीं की। मैं बार बार आपको कहता रहा जी मुझे दिक्कत है, मैं आपको सारी बातें बताता रहा, परंतु अब आप कहते हो अब भाई ठीक कर देंगे। और फिर चौधरी बंसीलाल जी ने मुझे कहा आखिरी दिन, अब भी तेरा बाप मेरा यार था। मैंने कहा जी ये बात आप मुझे पहले कहते। 3.5 साल पहले कहते। हाँ, तो अब तो क्योंकि मैं फैसला हम ले चुके, अब फैसला लेने के बाद मुझको जी वापिस घूमने का इरादा मेरा कम ही रहता है, तो अब हम वापिस नहीं घूमेंगे। तो कहा जा सकता है कि बंसीलाल की सरकार तोड़ने का सारा ठीकरा जसवंत बावले के सर पर फोड़ा जाए? ये तो देखो जो मीडिया के जगत के लोग हैं वो कुछ भी कह सकते हैं, ठेकरा भी फोड़ना कह सकते हैं, परंतु हमें क्योंकि चौधरी बंसीलाल जी से नाराजगी थी जी, और नाराजगी थी तो हमने बता के कोई गुप्त खेल खेलने की कोशिश राजनीति में मैं नहीं करता। जो बाहर होती है वो अंदर रहती है, अंदर रहती है वो बाहर बात होती है। शुद्ध स्ट्रेट फॉरवर्ड राजनीति करता हूँ। लेकिन मीडिया तो वही कहता है, वही दिखाता है जो होता है। आप सीधे तौर पर मान लीजिए ना कि सरकार तोड़ने में बहुत बड़ा हाथ रहा और सरकार गिराने में, और उसके बाद तो मुझे लगता है कि बंसीलाल का कैरियर ही खत्म हो गया, राजनीति ही खत्म हो गई थी। देखो, चौधरी बंसीलाल जी अच्छे आदमी थे, परंतु मैंने आपको बताया चौधरी बंसीलाल का जो एक लेयर था, चाहे वो उनके सपे सालार लगा लो, चाहे वो दूसरे राजनीतिक सलाहकार लगा लो, वो लेयर ऐसे लोगों की आ गई थी कि वो हम जैसे लोगों को अपने नजदीक नहीं लगना चाहती थी। वो वजह क्या थी वो मुझे नहीं पता चला, और सारी गड़बड़ राजनीतिक तौर पे उनके साथ होने लगी जी। और जो जो उनके बड़े नजदीकी थे, पारिवारिक मित्र थे, हमारे जैसे होते चले गए, वो दूर होते चले गए। और चौधरी बंसीलाल जी समय रहते हैं उनको नहीं मना पाए, नहीं बात कर पाए, नहीं राजनीतिक तौर पे उनके काम कर पाए, और राजनीतिक तौर पे भी हमें भी उस जमाने का जो नुकसान हुआ वो आज तक भरपाई हम नहीं कर पाए। कांग्रेस में आप लंबे अरसे तक रहे, हुड्डा के करीब रहे, तो क्या किरण चौधरी ने कभी आपसे संपर्क साधने की कोशिश नहीं की, अपने खेमे में लाने की कोशिश नहीं की? नहीं, कभी किरण चौधरी ने कोशिश नहीं की, ना ही हमने वहां जाने की कोशिश की। अपनी एक आदत है, जिनके साथ रहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, उनके साथ रहते हैं। हम हुड्डा जी के साथ थे। हुड्डा जी के अलावा हमने जो लोकल और भी नेता थे जो हुड्डा साहब से थोड़ी फॉरवर्ड में थे, हमने उनसे भी कभी कोशिश नहीं की, राम भी करने की कोशिश नहीं की। हम भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ रहे, एक तरफा ही साथ रहे। आस्था एक ही जगह रखी, एक ही जगह आस्था अपने रखने की आदत है, और जब आस्था बिगड़ती है तो बता के आते हैं भाई आस्था हमारी अब डगमगा है, अब हम जाने वाले हैं, अब हम जाने बता के जाते हैं। ऐसे मतलब आप संभाल सके तो संभाल लीजिए, वरना जसवंत बावल तो जा रहा है। बिल्कुल, हम राजनीतिक तौर पे अपने वर्करों से जो बात करते हैं वो उनको बता देते हैं,
और उसमें हम अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं करते। अगर 2024 की मैं बात करूं, जसवंत बावल को जनता कितना प्यार दे रही है? क्या वो देखो सराखों पर बिठाएगी? आज के दिन तो अभी 1.5 साल का समय है जी। राजनीतिक तौर पे मैंने शुरुआत गांव में जाना अब शुरू किया है। अभी पीछे से मैंने होली मिलन के बहाने भी अपने वर्करों को टटोला था और अब मैं धीरे धीरे गांव में जाता हूं और अपने वर्करों को बुला के जो जो मेरे फादर के साथ और जो मेरे साथ रहे जी। ये भी मैं आपको बताऊं कि सिर्फ बावल हल्के में दो पीढ़ी में एमएलए हम ही बने, बाकी कोई 2 पीढ़ी में एमएलए बन के नहीं आया। और ये बावल के लोगों का धन्यवाद भी है। और चाहे राजनीतिक फैसला कुछ भी करें, पर एक बार जो वर्कर जो हमारे हैं, एक बार जो बात वो करेंगे, मैं वही राजनीतिक तौर पे फैसला करने की कोशिश करें। मतलब आश्वस्त है जनता की ओर से कि जनता प्यार देगी। आज जो माहौल है जनता का वो मेरे प्रति ठीक ठाक है, पॉजिटिव है। आने वाला वक्त कांग्रेस का बताया जा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफी उत्साहित है कि 2024 में उनकी सरकार बन रही है। क्या बावल से भी ऐसा हो सकता है? देखो अभी चुनाव मैंने आपसे कहा 1.5 साल का समय है और आज के दिन भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ अहिरवाल में खासकर ठीक ठाक है जी। अहिरवाल में डाउन नहीं है। मैं हरियाणा की बात नहीं कर रहा अभी जी, क्योंकि ज्यादा हरियाणा में मैं ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ता। मैं अहिरवाल की राजनीति जो दक्षिण हरियाणा है जी, जो मुख्यमंत्री बनाने का और बिगाड़ने का काम करती है, वो आज के दिन बीजेपी का ठीक ठाक है। और अभी 1.5 साल का समय है। एमपी चुनाव के बाद कुछ माहौल 19-20 होगा तो वो बताऊंगा, वो भी बताएंगे। अहिरवाल की आपने बात की, दक्षिण हरियाणा की आपने बात की, और अगर दक्षिण हरियाणा के बड़े चेहरे, भाजपा के बड़े चेहरे की बात की जाए तो राव इंद्रजीत, उन्होंने आपको ज्वाइन कराया था भाजपा में। किस तरह से उनके संबंध है और किस तरह से वो आपके मार्गदर्शन करते हैं, आपके साथी हैं, या किस तरह से है राजनीति? देखो राजनीति में मैंने जब शुरुआत की तो मेरे पिताजी के भी, राव वीरेंद्र सिंह जी बड़े बड़े नेता रहे हमारे अहिरवाल के जी, मेरे पिताजी के उनसे संबंध नहीं रहे ठीक, और मेरे भी राव इंद्रजीत से संबंध कभी ठीक नहीं रहे जी। लेकिन ज्वाइन उन्होंने कराया तो, नहीं सामाजिक तौर पे वो हमें अच्छा आदमी मानते हैं जी, मैं भी उनको अच्छा आदमी मानता हूँ जी। आप रिकॉर्ड उठा के देखो, हम जब इनके खिलाफ भी रहे जी, तो हमने कभी भी इनके प्रति एक शब्द भी गलती इस्तेमाल नहीं किया। राजनीतिक तौर मर्यादा में रह के ही हम मर्यादा में रहते हैं, हरदम सामाजिक तौर पे जी, हमारा आपस में ठीक रहा जी। और वो एक चीज समझते हैं कि ये परिवार ठीक है, जो बात कर लेता है उससे घूमता है, खरा है, लोग खरा परिवार आपको मानते हैं, सच्चा मानते हैं। और हम भी राव इंद्रजीत सिंह परिवार को मानते हैं भी, ये परिवार बहुत अच्छा है। और हम भी अगर बहुत पहले इनके साथ लग जाते तो पता नहीं कितने बार एमएलए बन जाते। जब आप खुद मानते हैं कि वो अच्छे हैं, वो आपको मानते हैं कि अच्छे, फिर संबंध, इतना घनिष्ठ संबंध क्यों नहीं हो पाए, या उनके साथ क्यों? राजनीति में कई बार मर्यादा जो है वो कई बार मेल नहीं खाती। कई बार हो सकता है भी समय का यही था भी हमें एक नहीं होना था, संघर्ष हमारे लिखा था। और वैसे कई बार मैं बड़े राव साहब से मिलता था तो वो भी बड़ा मेरे साथ मजाक करते थे, भाई क्या बात है तुमने भी तो राम प्रसाद जी कह गए क्या हमारे खिलाफ रहना बना दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जाता था उनको नमस्ते करके आता था जी जी, रामरमी होती थी, रामरमी होती थी, पर राजनीतिक जो विरोध था वो रहा, राजनीतिक हरदम विरोध रहा। तो राव इंद्रजीत ने कभी कोशिश नहीं की, या आपने भी नहीं चाहा कि उनसे नजदीकियां बढ़ाई जाए? नहीं, जब मैंने आपसे क्या कहा, जब मिलते थे, बैठते थे, बातें रामरमी होती थी, रामरमी होती थी, सामाजिक तौर पर, नैतिक तौर पर। राजनीतिक तौर पे कभी नहीं रहा। लेकिन आपने कभी सोचा नहीं कि इंद्रजीत बड़ा चेहरा है, फायदा पहुंचा सकते हैं, भाजपा में आप आए? देखो हम राजनीति करते हैं अपने हिसाब से, ये कभी हमने सोचा नहीं। मैंने आपको पहले नफा नुकसान नहीं, तो ये मैंने आपको पहले कहा था कि अगर हम इनके साथ बहुत पहले होते तो हो सकता है कई बार एमएलए हम बन जाते, और शायद और भाइयों का नंबर भी नहीं आता जी जी। क्योंकि मेरे परिवार की जो छवि है वो बड़ी शराफत की और ईमानदारी की है जी। मतलब कोई भी आदमी ये तो जरूर कहेगा भाई ये बड़ा शरीफ परिवार है, ईमानदार है, ठगा ठोरी का काम नहीं करते जी, और जिससे बात कर लेते हैं फिर उससे खरा उतरते हैं। चलिए, और मैं आपको नई बात बताता हूँ, जब राव साहब कांग्रेस से लड़ते थे, हम भी कांग्रेस में थे, तो जब भी मैं उनके स्टेज पे बहुत कम जाता था। तब भी कम जाता? हाँ, बहुत कम जाता। चलिएगा, अब आखिरी में ये बता दीजिए, मंत्री आप रहे थे, क्या दोबारा से उम्मीद है कि भाजपा में रहकर आप दोबारा मंत्री की? देखो राजनीति तो आस्थाओं का मतलब आशाओं का गेम है जी।
तो राजनीति में आशाएं हैं भाई, चलो अब की बार हम चुनाव लड़ेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, मंत्री बनेंगे, तो आशा तो हर आदमी लेके चलता है राजनीति में। देखिए और राजनीति में अगर आशा नहीं है, राजनीति में अगर आस नहीं है, तो फिर कर भी राजनीति नहीं में पाएंगे। कुछ हो भी नहीं सकता। जी जी, लेकिन एक ठप्पा जब लग जाता है मंत्री का, तो उसके बाद आप कम से संतोष करते भी नहीं है, तो आपकी आकांक्षाएं जो होती हैं वो बड़ी ही होती है। ये देखो, मंत्री बनाना नहीं बनाना, ये जो मुख्यमंत्री जो बनेगा जी, वो उनका काम है। तो संभाव हम तो अपनी तरफ से ये मान के चलते हैं हमें एमएलए बनाए, तो जसवंत बावल को नहीं लगता कि मनोहर लाल तिवारा मुख्यमंत्री बनेंगे? देखो, आज के दिन तो मैंने आपसे क्या कहा, 1.5 साल का समय है, अभी कुछ भी हो सकता है। अभी कुछ भी हो सकता है। आज के दिन मनोहर लाल जी का ठीक है, लेकिन दिल्ली तमन्ना, मोदी जी का बड़ा अच्छा माहौल है। लेकिन अगर जसवंत जी की और हमारे यहाँ राव इंद्रजीत भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। तो क्या एक जसवंत जी की एक कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर क्या दिल्ली तमन्ना रहेगी, मनोहर लाल जी तिवारा है या फिर किन्हीं और को मौका दिया जाए? नहीं, ये तो हाईकमांड का काम है। हम तो पार्टी के एक छोटे सिपाही हैं, पार्टी के अब ये रटी रटाई लाइन बोलती है आप। एक पार्टी के, क्योंकि हम तो छोटे कार्यकर्ता हैं। चलिएगा, जसवंत बावल जी बड़े ही सामान्य और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। बातों से आपने जज कर भी लिया होगा, चाहे वो मंत्री रहे, विधायक रहे, चाहे वो कितने भी पावर में रहे, वो ऐसे ही सामान्य स्वभाव से बात करते थे, आम जनता से मिलते थे। ऐसे ही रूबरू आज हमारे साथ हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैं जसवंत जी करूंगा। नमस्कार। हरियाणा आज पर आप आए। हरियाणा आज का तक जो है उसमें मैं बड़ी खुशी भी है मुझे आपके, और मैं भी चाहूंगा कि आपके से हम जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद मैं दर्शकों का करूंगा। और बताइएगा जसवंत बावल के बारे आप क्या मानते हैं, वो कितने कर्मठ कार्यकर्ता हैं, कितने सच्चे सिपाही हैं, वो मंत्री के तौर पर भी रहे, विधायक के तौर पर भी रहे। और बावल की जनता कमेंट करके जरूर बताइए, क्या 2024 में फिर से जसवंत बावल को मौका आप देने वाले हैं, क्या फिर वो सत्ता की चाबी उनके हाथ में देंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा आज के लिए यशपाल कंचन।